Bismillahirrahmanirrahim. Students, continuing with the topic of rules of inference that we started in the previous lecture, where we had a detailed overview regarding the rules, how to write that rule, what was the methodology against that rule, and finally we had a complete table that was naming each and every rule and its representation. Now, in the today's lecture, we are going to make use of certain rules of inference in order to solve some problems, some evidences, some facts that we are at our hand, and then by applying those rules of inference, we are now going to solve that problem. So here I'm going to take an example at hand, which is in fact example 2.3.8, right? Now, here we are given with some facts, some known things that are available to us, and finally, we have to make some conclusion, or you can say that we have to come up with an inference, an end result, or you can say we have to answer a certain question. Okay? Now, starting with the problem at hand, that what we are given with. You are about to leave for school in the morning and discover that you don't have your glasses. You know the following statements are true, right? यानी हमें जो given statements है जो दी गई हैं, these are the one जिसके बारे में हमें पता है कि ये true है, ये exist करती है. And if you people remember, while we were talking about the rules of inference, वहाँ पे हमने जैसे modus ponens किया था, disjunctive addition था, modus tollens था और hypothesis थे. उसके अंदर आपको दो स्टेटमेंट्स या एक स्टेटमेंट गिवन थी और फाइनली मैंने एक लाइन मार्क करके और फिर 3 डॉट साइंस फाइनल कंक्लूजन लिखा था. ठीक, तो हमेशा जब आप रूल्स ऑफ इंफरेंस अप्लाई करते हैं तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं कि कुछ चीज़ें हमें नोन होने का मतलब है कि वो ट्रू है और उनके ट्रू होने की बेसिस पे अगेंस्ट अप्लाइंग सॉरी आफ्टर अप्लाइंग दैट रूल हम क्या फाइनल कंक्लूजन ले सकते हैं. ठीक, अब आ जाते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ. पहली स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, एक नोन फैक्ट जो हमें गिवन है वो क्या है कि इफ आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द किचन देन माई ग्लासेस आर ऑन द किचन टेबल. अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको स्टेटमेंट एक रियल लाइफ से रिलेटेड कोई सेंटेंस गिवन होगा. उस सेंटेंस में से आपने प्रीमाइसेस डिडक्ट करने. ठीक है, प्रीमाइसेस का मतलब क्या कि आपके पास कुछ जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनको आप किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जिस तरह हमने मोस्टली वेरिएबल्स यूज़ किए थे पी क्यू आर वगैरह. ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है उसमें स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर. इफ़ देन ये चीज़ें या नॉट आ जाता है, ये कंडीशनल या कुछ ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करें. ये स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है. ठीक है, एक स्टेटमेंट जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो क्या है, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर इन द किचन. ठीक, इस चीज़ को यानी ये पूरी स्टेटमेंट को मैं एक प्रीमाइसेस से डिनोट कर सकती हूँ से पी. फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि मैंने इसको पी से रिप्रेजेंट किया, हम कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं. देन इसको हम छोड़ देते हैं. माई ग्लासेस आर ऑन द किचन टेबल, दैट इज एन अदर प्रीमाइस एंड से आई कैन कॉल इट क्यू. अब मैं अगर पूरी स्टेटमेंट को कलेक्टिवली पढ़ूँ तो मुझे यहाँ पर एक वर्ड मिल रहा है इफ, दूसरा मिल रहा है देन. आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट. पी और क्यू के दरमियान यानी पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर इन द किचन. क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माई क्लासेस आर ऑन द किचन टेबल. दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं. लेकिन जो हमें फैक्ट गिवन है, फैक्ट नंबर ए गिवन है, उसमें पी और क्यू का एक रिलेशनशिप हमारे सामने आ रहा है. वो रिलेशनशिप क्या है, वो इफ देन का रिलेशनशिप है यानी इम्प्लीकेशन है. दैट इज आई कैन राइट पी इम्प्लाइज
क्यू. ठीक. सो फर्स्ट थिंग दैट यू पीपल शुड अंडरस्टैंड इज कि आपने गिवन स्टेटमेंट्स को देखते हुए उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू कैसे लिखनी है, उसको वेरिएबल्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, और वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद उनकी आपस में क्या कनेक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट करना. ठीक. अब सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं. सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि इफ माय ग्लासेस आर ऑन द किचन टेबल देन आई सॉ देम एट ब्रेकफास्ट. राइट. अब देखिए, माय ग्लासेस आर ऑन द किचन टेबल, ये चीज़ वही रिपीट हो रही है. माय ग्लासेस आर ऑन द किचन टेबल, जिसको हम ऑलरेडी डिनोट कर चुके हैं किससे, क्यू से. तो ये इनफैक्ट अगेन हमारा क्यू ही यहाँ पर आ गया. देन आई सॉ देम एट द ब्रेकफास्ट. नाउ देर इज अ न्यू प्रीमाइस हियर विच इज दैट आई सॉ देम एट द ब्रेकफास्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आर ले लेती. ठीक. अब मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, डेफिनेटली मैं एक एक प्रीमाइस के आगे लिख दूंगी कि पी क्या है, क्यू क्या है, वो हम अपनी मर्जी से उसको अकॉर्डिंगली कर लेंगे. अच्छा जी. अब अगेन इन दोनों में रिलेशनशिप किस चीज़ का हमारे पास अवेलेबल है? इट इज़ अगेन ऑफ इफ एंड देन. ये नजर आ रहा है ना हमें यहाँ पर, यानी Q इज ऑल्सो इम्प्लाइंग R. ठीक. अच्छा. I did not see my glasses at breakfast. That is another statement. लेकिन ये क्या है? आपने R किसको डिनोट किया था? I saw them at breakfast. I did not see my glasses at the breakfast. इसको हम क्या कह देंगे? Not R. आई होप ये चीज़ क्लियर होगी. मैं इसको रिपीट कर देती हूँ. देखिए, अभी तक हमने अपने अपने सामने चार स्टेटमेंट्स रखी, सॉरी तीन स्टेटमेंट्स रखी हैं. पी, आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर इन द किचन. क्यू, माई ग्लासेस आर ऑन द किचन टेबल. आर, आई सॉ दैम एट ब्रेकफास्ट. अब जो थर्ड फैक्ट हमारे सामने आया वो क्या है? आई डिड नॉट सी माई ग्लासेस एट ब्रेकफास्ट. यानी ये ऑपोजिट हो गया ना, क्योंकि आर आर स्टेटमेंट क्या है? आई सॉ दैम एट ब्रेकफास्ट. आई डिड नॉट सी दैम एट द ब्रेकफास्ट, यार उसका ऑपोजिट है, निगेशन हो रही है. तो मैं इसको सिंबॉलिकली क्या लिखूंगी? नॉट आर. देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक लंबी सी स्टेटमेंट को, जो कि हमारी डेली लाइफ या सिंपल रियल टाइम के अंदर कुछ एग्जिस्ट कर रही होती है, उनको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो फॉर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन. And by making use of these variables and applying rules of inference, we can come up with a conclusion. Okay, next is I was reading the newspaper in the living room. Now this is another statement because इससे पहले जो हमने एक मार्क की थी with P, वो थी I was reading the newspaper in the kitchen. Now I am given with another fact that I was reading the newspaper in the living room. इसको हम से S कह देते हैं. ठीक. और I was reading the newspaper in the kitchen. That is again the same thing. I was reading the newspaper in the kitchen. ये again P ही है. अच्छा, अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है? और का रिलेशनशिप है. यानी या तो मैं न्यूज़पेपर लिविंग रूम में पढ़ा था या मैं कहाँ पढ़ा था? आई वॉज रीडिंग इट इन द किचन. सो इन दोनों में से कोई एक चीज ट्रू है, यानी एस है और पी है. ठीक. एस और पी. Now, last fact, that is, if I was reading the newspaper in the living room. Again, what is the statement? I was reading the newspaper in the living room. That is already marked by S. Then, my glasses are on the coffee table. Now, this is a new statement that my glasses are on the coffee table. इसको हम से T कह देते हैं. ठीक. So, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? अगेन अगर हम देखें, दैट इज ऑफ इफ देन, बिकॉज इफ भी यूज हो रहा है और देन भी यूज हो रहा है. ठीक. सो दे हैव द कनेक्टिविटी ऑफ इम्प्लीकेशन, दैट इज एस इम्प्लाइज टी. राइट. सो फाइनली व्हाट इज द क्वेश्चन? दैट वेयर आर माई ग्लासेस. आपके पास ये सारे फैक्ट्स हैं, इनके थ्रू आपने ये बताना है
कि आपका ग्लासेस हैं कहाँ. ठीक. Now let's mark those premises, and after marking those premises I am going to include that where are actually my classes, and then finally that will be the result. ओके जी, अगेन स्टार्ट करते हैं. आई होप इस चीज़ को आप नोट डाउन करके, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट जो लिखूंगी वो आपका सारा के सारे वो प्रीमाइसेस होंगे जिनको मैं डिफरेंट वेरिएबल्स से डिनोट कर रही हूँ. ठीक, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने पी क्यू आर एस लिए थे. हम इन्हीं को भी लेके चल सकते हैं, नॉट अ बिग डील. ओके, लेट मी इरेज इट नाउ, स्टार्टिंग विद द solution. फर्स्ट प्रीमाइस को मैं डिनोट करी हूँ, लेट मी राइट इट हियर, लेट एक हम प्रीमाइस ले लेते हैं आर के. ठीक, और आर के प्रीमाइस का मतलब है आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर इन किचन. ठीक, सेकंड हम ले लेते हैं जी के, ग्लासेस आर ऑन किचन टेबल. ये भी एक फैक्ट हमें गिवन था. ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और हम ले लेते हैं से एस बी. आप चाहें तो एस बी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डबल वेरिएबल्स लें. आई सॉ माई ग्लासेस एट ब्रेकफास्ट. ठीक, नेक्स्ट है फैक्ट आर एल, और वो क्या था कि आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन लिविंग रूम. आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर इन लिविंग रूम. ठीक, और फाइनली लास्ट फैक्ट जी सी जो था ग्लासेस आर ऑन कॉफी टेबल. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. सबसे पहले जो हमें फैक्ट नंबर ए गिवन था, that if I was reading the newspaper in the kitchen, then my glasses are on the kitchen table. ठीक है ना, जो if then का implication का यहाँ पर था. तो अब इस केस में here जो उस implication के accordingly मैं लिख रही हूँ कि आर के implies what, जी के. ऐसा ही है ना, from fact A. ठीक, अच्छा सेकेंड फैक्ट क्या था, अगेन इफ देन का था. इफ माई ग्लासेस आर ऑन द किचन टेबल देन आई सॉ देम एट ब्रेकफास्ट. ठीक है, इफ माई ग्लासेस आर ऑन द किचन टेबल, यानी जी के किसको अप्लाई करा था, जी के इम्प्लाइज व्हाट, एस पी. एस पी क्या है, आई सॉ माई ग्लासेस एट ब्रेकफास्ट. और ये हमने कहाँ से डिड्यूस किया, फैक्ट नंबर जो गिवन फैक्ट से, फैक्ट बी से. ठीक, अब हमने लास्ट टाइम जो रूल्स पढ़े थे, आपको याद होगा कि इफ P implies Q, ठीक, एंड Q implies R,
I hope you people remember that P implies Q and Q implies R, therefore P implies R. ये हमने किया था ना, और ये सूट का क्या नाम था? हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म. ठीक. So making use of this rule, what I can say that let me change the color. RK, यानी RK को समझ रहे वो क्या है यहाँ पर? P है. ठीक. That is going to implies SB, और SB को समझ रहे कि वो R है. ठीक है. So by hypothetical syllogism, we have concluded it. How I can read that RK is implying SP. ठीक. कैसे मैं इसको रीड करूंगी? RK क्या है? I was reading the newspaper in the kitchen. SP क्या है? I saw my glasses at breakfast. अब देखिए मैं इसको बोलूंगी कैसे, क्योंकि implication है. If I was reading newspaper in the kitchen, then I saw my glasses at breakfast. ये चीजें इसको imply करें. अच्छा. Now moving forward, अगर हमारे पास ये फैक्ट आ चुका, ये जो हमारे पास एक फैक्ट आया, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रही हूँ. आर के इम्प्लाइज एस पी. ठीक. इफ दिस इज सो, जो कि अभी हमने कंक्लूड किया है यहाँ पे, और हमें एक और फैक्ट भी पता है, और वो है नॉट ऑफ एस पी. ठीक है. ये कौन सा फैक्ट था? फैक्ट नंबर सी. सी क्या था? आई डिड नॉट सी माई ग्लासेस एट ब्रेकफास्ट, क्योंकि जस्ट इसकी निगेशन थी. एस बी क्या था? आई सॉ माई ग्लासेस एट ब्रेकफास्ट. उसका ऑपोजिट हमें क्या गिवन था? आई डिड नॉट सी माई ग्लासेस एट ब्रेकफास्ट. ठीक है. ठीक है, हमने यहाँ से ये कंक्लूड कर दिया हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म के थ्रू कि आर के एस बी को इम्प्लाई कर रहा है, और साथ ही हमें एक और फैक्ट पता चल गया कि एस बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नॉट ऑफ एस पी है. ठीक. देन अगर ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, देन से लेट मी राइट इट. इसको मैं 1 मार्क कर देती हूँ. तो हम कह देते हैं कि फ्रॉम 1, और ये है फैक्ट नंबर सी. नाउ हाउ टू राइट द कंक्लूजन. देखिए यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ गई है कि इफ P implies Q. ये मैं बात कर रही हूँ रूल मोडस टॉलेंस की. वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर P implies Q है, और दूसरा फैक्ट हमें गिवन है कि नॉट ऑफ Q है, therefore not of P, that is modus tollens. Right. So what I'm going to conclude here, I am given with the fact that RK implies SP. बिल्कुल यूँ समझ लें कि RK P है और SB Q है. ठीक. So RK implies SP और not of SP, यानी not of Q. तो क्या आंसर आएगा? Not of P, यानी कि not of RK. Let me write therefore here. ठीक है. So अब by these two steps we have come up with two conclusions here. एक हमने जिसपे यूज किया था हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, और सेकंड वन हमने यूज किया मोडस टॉलेंस का. ठीक. Okay, let me erase it. इसको erase कर देते हैं यहाँ से, और इन कंक्लूजन्स को लेकर हम आगे मूव करेंगे. ओके जी. नाउ आफ्टर 1 and 2, एक और फैक्ट जो हमें गिवन था, दैट इज फैक्ट नंबर डी. दैट इज आर एल और आर के. क्या था फैक्ट नंबर डी? आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर इन द लिविंग रूम, यानी आर एल, और आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर इन द किचन, यानी पहला वाला स्टेटमेंट आर के. तो इन दोनों में से कोई एक चीज ट्रू है.
और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है? दैट इज फ्रॉम फैक्ट नंबर डी. Now, another thing that we have concluded from equation 2 that I have just erased, which was not of RK from 2, right? So, with these two facts, ठीक, अब इसको गौर से देखिएगा. जब और ऑपरेटर लगा हुआ है तो आपकी इसके ट्रू होने के लिए कंडीशन क्या है कि कोई एक एटलीस्ट इसमें से ट्रू हो. या तो आर एल ट्रू हो या आर के ट्रू हो. ठीक, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते. वन ऑफ देम कैन बी फॉल्स और बोथ कैन बी, सॉरी, वन ऑफ देम कैन बी फॉल्स और बोथ कैन बी ट्रू, बट बोथ कांट बी फॉल्स. और एक और फैक्ट हमें गिवन है जो हमें दिया गया है, वो क्या है कि आर के ट्रू नहीं है, क्योंकि क्या है, नॉट ऑफ आर के. नॉट ऑफ आर के कब ट्रू होगा? जब आर के क्या होगा? फॉल्स होगा. तो एक स्टेटस अगर हमें पता चल चुका कि आर के इट सेल्फ फॉल्स है, ठीक है, तो इसके ट्रू होने की श्योरिटी हमें कब मिलेगी? डेफिनेटली कि आर एल ट्रू है. ऐसा ही है ना? सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज फॉर श्योर दैट आर एल इज ट्रू. ठीक, तो if one of them is having an or sign with that, और उनमें से कोई एक हमें पता है कि फॉल्स है, तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा? ट्रू होगा. और ये हमने पढ़ा था अगेंस्ट द रूल दैट इज कॉल्ड डिसजंक्टिव सिलोजिज्म. राइट? ओके. नाउ that is in fact conclusion number 3. Now finally, moving towards the end steps, we are given with the fact, last fact, that was E. If I was reading the newspaper in the living room, then my glasses are on the coffee table, right? That is, if I was reading the newspaper in the living room. ये कौन सी स्टेटमेंट है? आर एल. और if then का है स्टेटमेंट, so आर एल is going to imply my glasses are on the coffee table, that is GC, जो आपके सामने लिखा. ठीक है, so आर एल is implying GC. और अभी हमने एक और चीज़ कंक्लूड की, वो क्या थी? आर एल. सो this I have written against fact number E, and this is the one that we have concluded just, which is from conclusion 3, ये जो आपके सामने लिखा है. ठीक, अब देखिए, अगर हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा था वो क्या था? P implies Q and P. ठीक, therefore Q, and that is modus ponens. So by modus ponens, सेम वही फॉर्म यहाँ पे आ रही है. और क्या फॉर्म आ रही है कि P implies Q, यानी आर एल implies GC, एंड P यानी आर एल ट्रू है. तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन इज दैट Q, so Q बेसिकली क्या हो गया? GC. That is our conclusion. Now what is GC? GC is that my glasses are on the coffee table. So the final conclusion, let me write it here. The final conclusion is that my glasses are on coffee table, right? So with the help of all these rules of inference, we have come up this with the solution that the glasses are on the coffee table. Now at each and every step, you must have to show that which rule you have made use of or which fact you have made use of, right?
Now let's move on to an other example. Okay, Ji, let me first erase it. For example, let me have a practice on how to write the variables out of these statements. For example, if it is written that, let me change the color. This real number is rational or irrational. One of the statement is this. Number two, this real number is not rational. Right? Now, let's see how to write the variables against it. That is very, very important. Because once you have the command on it, then you can easily go for the rules and just you have to apply those rules. ठीक? अब देखें एक स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, दिस रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर था, इज रैशनल और इरेशनल. आप इसको यूं भी रीड कर सकते हैं कि दिस रियल नंबर इज रैशनल और दिस रियल नंबर इज इरेशनल. ठीक. अब एक स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि दिस रियल नंबर इज रैशनल, इसको मैं फॉर एग्जांपल कह देती हूँ पी. और इसी की एक्सटेंडेड स्टेटमेंट इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर देखूँ तो वो क्या होगी कि दिस रियल नंबर इज इरेशनल. ठीक. तो वो स्टेटमेंट हो गई क्यू. कनेक्टिविटी दोनों में किस चीज़ की है, और की है, यानी इन दोनों में से कोई एक ट्रू है, या तो पी है या क्यू. ठीक. सेकेंड फैक्ट हमें क्या गिवन है, दिस रियल नंबर इज नॉट रैशनल. कैसे लिखेंगे सिंबॉलिकली इसको, ये चीज़ हमें पता है कि जिसको मैंने पी से डिनोट किया वो क्या स्टेटमेंट थी कि दिस रियल नंबर इज रैशनल. और अगर यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि दिस रियल नंबर इज नॉट रैशनल, इसका मतलब है मैं ऑपोजिट बोल रही हूँ किसके, पी के. सो आई एम गोइंग टू राइट इट नॉट ऑफ पी. ठीक. कैसे कंक्लूड करेंगे, वन ऑफ द फैक्ट इज दैट पी implies क्यू. सॉरी, दिस इज नॉट पी implies क्यू, दिस इज इन फैक्ट पी और क्यू. ठीक है, या तो पी ट्रू है या क्यू ट्रू है, इन दोनों में से कोई एक है. दूसरा फैक्ट हमें गिवन है और वो है नॉट ऑफ पी. राइट. सो दिस इज वन दैट आई हैव गॉट अगेंस्ट फैक्ट नंबर वन. दिस इज वन दैट आई हैव गॉट अगेंस्ट फैक्ट नंबर टू. Now, what I am going to conclude now, right? What will be the end result? The end result is that P और Q, यानी हमें इन दोनों में से कोई एक ट्रू है और एक हमें पता चल गया कि P ट्रू नहीं है, क्योंकि नॉट P कब ट्रू होगा, जब P इटसेल्फ फॉल्स होगा.
तो इसका मतलब है कि फिर कौन ट्रू हुआ, क्यू ट्रू। और कौन सा हमने रूल यहाँ पे यूज किया, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, right? So basically by making use of these rules, first of all आपने उन statements को देखते हुए उसके against कुछ variables assign करने, then you are going to write the relationship among those variables, and finally by applying the rules then you are going to tell what will be the end result, right? Okay, now let's see another question. एक और statement है, that is I'm reading question number 26 from page 62. This is question 26, page 62. ठीक? If I go to movies, I won't finish my homework. If I don't finish my homework, I won't do well on the exam tomorrow. ठीक? अब देखें, मैं जस्ट फैक्ट्स को यहाँ पे लिख रही हूँ, कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप बुक को देखते हुए वहां से लिखिएगा. इफ आई गो टू मूवीज, ठीक है, तो एक फैक्ट है पी, वो क्या है, आई गो टू मूवीज. दूसरा एक और प्रीमाइस क्या बन सकता है, आई वोंट फिनिश माई होमवर्क. इसको मैं क्यों कह देती हूँ, दैट इज आई वोंट फिनिश माई होमवर्क, राइट. अच्छा, if I don't finish my homework, I won't do well on exam tomorrow. So I don't finish my homework जिसको हम already label कर चुके हैं with Q. Another statement, I don't do well on exam tomorrow. से मैं इसको R कह दूँ, I won't do well on exam. ठीक, तो बेसिकली ये तीन स्टेटमेंट्स हमें गिवन है और उनके अगेंस्ट मैंने उनको तीन प्रीमाइसेस को P, Q और R से रिस्पेक्टिवली डिनोट किया. Now, what is the connectivity among these and how I'm going to find the conclusion? I, if I go to movies, then I don't finish my homework, right? ये देखें, P implies Q वाला form आ गया यहाँ पर. So, first fact that we are given is P implies Q, right? और second statement हमें क्या given है, if I don't finish my homework, ठीक, यानी Q की बात हो रही है. If I don't finish my homework, then I won't do well on exam. So Q is basically implying R. ऐसा ही है ना? Now, what will be the conclusion? P implies Q, Q implies R. जो हमने पहले किया भी था. That is basically known as hypothetical syllogism, right? So our conclusion is that P implies R, right? Because क्या है कि if I go to movies, then I don't do well on exams. So the conclusion is being got by making use of hypothetical syllogism. So this is how you are going to solve certain examples by making use of rules of inference. So this brings me to the end of the lecture. Do thoroughly go it, do try to solve it by your own, and inshallah you are going to have a very good command on these rules. If you people have any queries regarding it, we are definitely going to discuss them in the interactive session. Thank you.